स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। आज पहला क्लास होगा, पहला वीडियो क्लास होगा। कोशिश किया जा रहा है कि इसका बैकअप भी आपको मिलेगा जिन लोगों का क्लास छूट जाएगा। एक मोटिवेशनल स्पीच सामने लिखा गया है जिंदगी के बारे में। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। बिल्कुल सही है। हम लोग का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, जिंदगी सुनहरी हो जाएगी। मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। ठीक है, हमारा जब एम हाथ में आ जाएगा तो ठीक है। चलते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास जो पढ़ेंगे हम लोग। सबों के पास बुकलेट होगा, नहीं तो धीरे धीरे बुकलेट मिल जाएगा जो लोग बुकलेट खोजेंगे। प्राचीन इतिहास का पहला क्लास देखिए, यहां पे लिखा गया है बीपीएससी 66, यानी जो क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी का एग्जाम में उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है। प्राचीन इतिहास में जो क्वेश्चन आया है तो 2 साल का क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है, 66 का और 65 का। इसके बाद फिर बाद में भी और भी क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 को यहाँ पे अटैच किया गया है, उसके पैटर्न पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं सभी लोग, सुन रहे होंगे? ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए बीपीएससी 66 में प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न आए हैं, बीपीएससी 66 में कुल प्रश्नों की संख्या है 5। जैसा कि आप जानते हैं 5 या 6 प्रश्न आता है एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से 5-6 प्रश्न ही आते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए ये हड़प्पा नगर से, यानी हड़प्पा काल से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा जो है वैदिक के पहले का काल है, वैदिक कल्चर के पहले का काल हड़प्पा है। हड़प्पा का एक मान्य जो अवधि है ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है ना। हमारी प्राचीन सभ्यता जो भारत की सभ्यता संस्कृति है ये हड़प्पा संस्कृति से ही संबंध है। क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा हुआ है। प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिला है। अब हड़प्पा के कई नगर हैं भारत में, भारत से इतर अभी वर्तमान पाकिस्तान में, पहले तो सब एक ही था। तो कहता है कि जुते हुए साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर है कालीबंगा। देखिए यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा का जो क्षेत्र है ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। काली चूड़ियां घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा है। काली चूड़ियां वहां से लाठी काली चूड़ियां भी प्राप्त हुआ है। बलि प्रथा, उपासना, अग्नि वेदी और ऊंट की हड्डियां, सजावटी ईंटें, कहीं पे लिखा हुआ रहेगा अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, तो ये भी आपको मारना है। इसके अलावे और भी कालीबंगा से जो है एक पल्ले का दरवाजा मिला है। अब देखिए आप लोग के पास कलम कॉपी होगा तो उसको लिखिएगा। कालीबंगा से एक पल्ले का दरवाजा, यानी कि एक ही साइड से, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि एक पल्ला वाला लगाते हैं, तो वैसा एक पल्ले का दरवाजा भी कालीबंगा से मिला है। और युगल समाधान मिला, युगल समाधान लिख लीजिएगा, युगल समाधान, तो ये आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावे भी और भी है, कालीबंगा के अलावे मान ले धौलावीरा, चान्हू-दड़ो, कुछ ये सब शहर भी उस समय का बहुत फेमस रहा है, जिसमें एक धौलावीरा, यह गुजरात में और सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल धौलावीरा ही है। कालीबंगा के बाद 1-2 हम कुछ लिखवा भी रहे हैं। धौलावीरा, धौलावीरा ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धौलावीरा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा चान्हू-दड़ो, चान्हू-दड़ो, चान्हू-दड़ो ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। अब पहले तो सिंध सब भारत में ही था, गुजरात के ऊपर वाला पार्ट में। तो चान्हू-दड़ो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है।
चान्होदड़ों से झूगर झागर संस्कृति का साक्ष्य मिला है। झूकर झाकर, झूकर झाकर संस्कृति। चलिए, तो इतना हम लोग जान गए। कालीबंगा के अलावा हम लोग क्या जान गए? धौलावीरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, और हम लोग चान्होदड़ों को जान गए जो वर्तमान सिंध प्रांत में है, झूकर झाकर संस्कृति के लिए जाना जाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं एंशिएंट इंडिया का। दूसरा प्रश्न है, त्रिरत्न जैसे सटीक, त्रिरत्न जैसे जो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का वर्णन है, ये कहाँ है? त्रिरत्न जो है हमारा जैन धर्म में है, जैन धर्म का क्रिया संबंधित है ये। त्रिरत्न जैन धर्म से है, याद रखेंगे। जैन धर्म, टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी, और इसके पहले 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में बहुत कठिन कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत मौलिक प्रश्न आता है, लेकिन मौलिक प्रश्न ही याद नहीं रह पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके द्वारा हुआ? बौद्ध संगीति कुल 4 हुआ है, टोटल 4 बौद्ध संगीति हैं, 4 संगीति। तो 4 संगीति में अंतिम देखिए जो कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में। 4 संगीति में कनिष्क के समय ये कुंडल बन कश्मीर में हुआ था, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। याद रखेंगे, वसुमित्र, कनिष्क के समय में वसुमित्र अध्यक्ष, वसुमित्र, वसुमित्र। इसके अलावे 3 और, इसके अलावे बौद्ध संगीति को यहां लिख रहे हैं, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो सभी लोग लिख लीजिएगा। बौद्ध संगीति, प्रथम संगीति लिखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो चतुर्थ देखिए बीपीएससी में पूछ लिया 66 में, ये हुआ था। प्रथम से स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो हुआ है राजगिरी में, लिखिएगा प्रथम संस्कृति संगीति राजगिरी में 483 में, 483 बीसी राजगिरी। उस समय प्रथम जो संगीति हुआ है अजात शत्रु के समय महाकश्यप थे, शासक अजात शत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप। कब? 483 में। दूसरा होता है 383 में, यानी 100 वर्ष के बाद, और इस समय कालाशोक शासक होता है, और ये वैशाली में होता है। पहला राजगिरी में, वैशाली में, और इस समय साब कमीर होते हैं इसके अध्यक्ष, साब कमीर, साब कमीर। और तीसरा जो है ये अशोक के समय पाटलिपुत्रा में होता है, और ये अशोक के समय लिख लेंगे पाटलिपुत्रा में 252 ईस्वी के आसपास, 251 के आसपास, 251 या 252 के आसपास, 251 या 52 के आसपास अशोक के समय। और इसके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस। और चौथा तो अभी जस्ट पढ़े ही हैं, प्रथम शताब्दी में कुंडलबन कश्मीर में कनिष्क के समय, और इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र। तो इस प्रकार से हम लोग ये जान गए। हाँ बोलिए, किन्हीं को कुछ बोलना है तो। सर द्वितीय का शासक क्या बताए थे? द्वितीय का शासक कालाशोक। सर तृतीय बौद्ध संगीति 255 बीसी में हुआ था। देखिए अब ये सब बहस नहीं करना है फोन पे, ठीक है।
आसपास 251, 252 यही है। अब कहीं 255 लिखा हुआ है तो उसको आप क्या कहेंगे? एग्जाम में उस तरह से नहीं आता है क्वेश्चन। एग्जाम में बात बनाने वाला क्वेश्चन से दूर रहिएगा, ठीक है। 265 भी दिया हुआ है और फिर 300 दिया हुआ और 100 दिया हुआ है तो 265 मारिएगा, नहीं तो वहां सोच के मारना इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक वाला में, ठीक है ना। इस तरह से इनमें से कोई नहीं है यदि ऑप्शन में तो वो वाला मार लेंगे, लेकिन ऐसे 251 मिलता है, ठीक है। आधा दिखाई दे रहा है सर, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सर, उसको जूम इन कर दीजिए सर थोड़ा सा। सर डिस्प्ले थोड़ा छोटा कर दीजिए ना सर, पूरा दिखाई देगा। डिस्प्ले देखिए ठीक है, आप क्या ना अपना मोबाइल को रोटेट करके सही पे आ जाइए। आप अपना मोबाइल का रोटेटर ऑन कीजिए, यहाँ से डिस्प्ले ठीक लग रहा है। नहीं सर, आधा दिखाई दे रहा है तो आप क्लास छोड़ दीजिए, ठीक है, बात नहीं कीजिए ज्यादा। पूरा दिखाई दे रहा है सर। सर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लास छोड़ दीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए दर्शन, षष्ठ दर्शन का नाम आप सुने होंगे। षष्ठ दर्शन, छह दर्शन, छह दर्शन। तो छह दर्शन में जो है कणाद मुनि के द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत को बताया गया है। अब आप चाहें तो सभी दर्शन को यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दर्शन हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। चलिए लिखिएगा, पहला दर्शन लिखिएगा। चलिए अब हम बता रहे हैं, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, नोट करते जाना धीरे धीरे। सांख्य दर्शन, और इसके रचयिता है, इसके लेखक है, प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, कपिल मुनि। और याद कीजिएगा, टेस्ट जब शुरू, टेस्ट भी शुरू होगा, टेस्ट में सब पूछा जाएगा। दूसरा दर्शन लिखिएगा योग दर्शन, पतंजलि का नाम सुने होंगे, योग दर्शन, पतंजलि। तीसरा लिखिएगा न्याय दर्शन, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। गौतम मुनि, गौतम ऋषि, गौतम मुनि नहीं, गौतम ऋषि। चौथा जो कि अभी आप देखे ही हैं, वैशेषिक कणाद मुनि का। पांचवा लिखिएगा पूर्व मीमांसा, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, जैमिनी। और लास्ट और अंतिम लिखिएगा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा बादरायण का, उत्तर मीमांसा बादरायण। वादरायण। तो इस प्रकार से हम लोग षष्ठ दर्शन देखते हैं। यदि लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए जाना जाता था। चोल दिया हुआ है, चोल के बारे में जानिए। चोल जो है दक्षिण भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, जो राजतंत्रात्मक साम्राज्य के लिए जाना जाता था। राजतंत्रात्मक प्रणाली था और वह स्थानीय सुशासन के लिए जाना जाता है। चोल के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा हुआ था
850 ईस्वी के आसपास। और चोल जब अपनी स्थापना करता है तो विद्यालय, पहले इसका जो क्षेत्र है इसकी राजधानी रहती है उरैयूर में, फिर विद्यालय इसको तंजौर ले आता है जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है, और फिर बाद में इसकी राजधानी राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंडचोल भी होता है। तो इस प्रकार से, और लास्ट में कांची भी हो जाता है, इसकी राजधानी कांची हो जाता है। तो 4 जगह इसकी राजधानी चेंज होता है। ये है चोल। चोल भारत के अलावे भारत के पूर्वी समुद्र क्षेत्रों में भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब क्षेत्रों तक, श्रीलंका, ये सब क्षेत्रों में भी फैल गया था। चोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये साम्राज्य रहा है, और इसके जो प्रांत थे 6 वर्गों में बटा हुआ था, जिसको मंडल कहा जाता, मंडलम कहा जाता था। ठीक है, ये चोल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये 5 प्रश्न जो है ये 66 का आया हुआ प्रश्न है। अब हम लोग 65 का देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे 65 में देखिए कुल 4 प्रश्न आया है एंशिएंट इंडिया से। 65वीं में 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए 4 प्रश्न है यहाँ से। पहला, शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी, यहां लिखा गया है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। अशोक को देव नाम प्रिय भी कहा गया है, देव नाम प्रिय। ठीक है, अर्थात देवताओं के लिए प्रिय। प्रियदर्शी भी होता है देवताओं के लिए प्रिय। ठीक है, प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, देव नामम प्रिय है ना, देवताओं के लिए प्रिय बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उनका पुत्र बिंदुसार, और तीसरा अशोक ग्रेट शासक। कलिंग विजय इसने किया था 261 में, 261 ईस्वी पूर्व में, जिसमें जैसा कि हम लोग को खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलता है। और कलिंग विजय के बाद ही इन्होंने रणभेरी को त्याग कर धर्मघोष को अपनाया था, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। गुप्ता, जो कि भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग। श्रीगुप्त इसका संस्थापक, श्रीगुप्त जो बहुत ही बोला जाए तो एक महान शासक रहा ही है। और इसमें और भी शासक हैं जैसे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, घटोत्कच गुप्त, ये सब इंपॉर्टेंट शासक हैं गुप्त काल का। और देखिए एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्राचीन इतिहास में सबसे लंबा समय तक शासन कौन किया, तो ये गुप्त का ही आता है नाम। जहां की आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य का शासन, जहां मौर्य साम्राज्य का शासन है 322 से 185 बीसी तक, वहीं गुप्त का है 240 से 267 तक। इसको थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते हैं। 322 से 185 बीसी, और ये जो गुप्त का है ये इसका काल है 240 से 467, 240 से 467 ईस्वी, और ये है बीसी। तो इसमें से लंबा टेन्यूर तक कौन होता है, तो आप निकालेंगे तो यही लंबा टेन्यूर होगा। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आ गया है, इसलिए ये जानिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो गुप्त काल के बारे में हम लोग जान गए कुछ, जिसमें कि भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त, ये क्वेश्चन आता रहता है। प्रयाग प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के लिए ही जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लिए जाना जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के काल में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा
अगला प्रश्न है दाहिने से बाईं, है ना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी। दाईं से बाईं, देखिए यहाँ दाईं से बाईं, यही ना दाईं हमारा, ये दाईं से बाईं की ओर इधर बढ़ रहा है। यानी जैसे अभी हम लोग उर्दू देखते हैं तो उस तरह से कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो आंसर होगा खरोष्ठी। खरोष्ठी के लिए हम लोग दाएं से बाएं की ओर उपयोग करते हैं। और भी जैसे लिपि है, अरमाइक आप नाम सुने होंगे, ब्रह्मी आप नाम सुने होंगे, तो उसमें से खरोष्ठी जो है ये दाएं से बाएं, बाकी बाएं से दाएं लिखाता है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति उत्तर भारतीय व्यापार के लिए, और यदि पश्चिम पूछ दिया जाएगा तो हो जाएगा भड़ौच, गुजरात में है, कैम्बे की खाड़ी में, गुजरात में, ये पश्चिम के लिए हुआ। लेकिन उत्तर भारत के लिए ये बंदरगाह है ताम्रलिप्ति बंदरगाह, उड़ीसा में। ये सभी प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग में आया हुआ है। तो आज आपको 66वीं और 65वीं का एंशिएंट इंडिया का प्रश्न दिखाया गया। अगले दिन फिर पीछे से जैसे 64 का, 63 का इस तरह से दिखाया जाएगा। तो लगातार क्वेश्चन भी दिखाते रहा जाएगा आपको, और क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हो ही गया, क्लास स्टार्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इतिहास का काल। पहले इतिहास है क्या? बीती हुई तथ्यों का संग्रह तिथि के साथ, यही इतिहास कहलाता है। यदि तिथि के साथ नहीं है तो फिर उसको हम लोग जो कहते हैं प्रागैतिहासिक कहते हैं, ठीक है। और जो लिखित है, वर्णन है, पढ़ सकते हैं, वो इतिहास हो गया। और जिसको नहीं पढ़ सकते हैं, तिथि क्रम में लिखा हुआ नहीं है, उसको हम लोग पाषाण काल पूरा इतिहास के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है कि प्रागैतिहासिक या पूर्व ऐतिहासिक कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं, देखिए, है ना। इसके साथ जो इतिहास लगा हुआ है उसके में क्या लगा हुआ? प्रागैतिहासिक लगा हुआ है, लिखित नहीं है। देख रहे हैं, कोई लिखित नहीं है, लिखित सामग्री नहीं है। जैसे ही लिखित आएगा, क्रम में आएगा, तिथि में आएगा, तो उसको हम लोग इतिहास बोल देते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि प्रागैतिहासिक क्या है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, प्रागैतिहासिक हो गया या पूर्व ऐतिहासिक हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक एक लाइन समझा दिया जाएगा, आपको अच्छा करना है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि जानकारी और औजार अवशेष से मानव इतिहास के प्रारंभ से 3000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसी को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। सभ्यता का उद्भव प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन का मतलब सभ्यता का उद्भव वाला काल आ गया, प्रतिनूतन आ गया, जैसा कि ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं। प्लीस्टोसीन काल में ही यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो गंगा नदी के द्वारा उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन में ही हुआ है। अब प्लीस्टोसीन के बाद यदि हम लोग अभी अपना बात करें तो ये आ जाता है होलोसीन। होलोसीन, अभी हम लोग किस काल में रहते हैं तो हो जाएगा होलोसीन। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पाषाण एज है, इस पाषाण एज को हम लोग 3 काल में बांटे हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण सबसे प्राचीन, मध्य और नव पाषाण काल जो 4000 के आसपास बीसी से स्टार्ट होता है वो, और उसके बीच का जो भाग है ये मध्य पाषाण हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा पाषाण है ये लगभग 5 लाख बीसी पूर्व से आता है, पूरा पाषाण काल। अब है आदि ऐतिहासिक काल। लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, इतिहास नहीं हुआ। जब पढ़ा नहीं जा सकता है तो इतिहास नहीं है बल्कि आदि इतिहास हो गया। सिंधु हड़प्पा इसी में आते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इतिहास की शुरुआत हम लोग कह सकते हैं कि लिखित रूप में जब विवरण मिलने लगता है तो महाजन पद के आसपास से आकर के मिलता है। उसके पहले
चाहिए आप? क्या 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 बोलिए? कैंची वाला देखिए तो गुरमी लग रहा है इसको। हम कॉलेज पे नाम तो आइए लो साउंड बंद। भेजे दुकान पर बहू आके हाथ में भेजिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है 600 BC के बाद लिखित विवरण प्राप्त है। मुख्य रूप से इतिहास यहीं से शुरू होता है ना। लिखित इतिहास का विवरण यहीं से होता है। इसके पहले जो कि हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वहां तक लिखा हुआ तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। और जो वैदिक है तो आपको मालूम है कि वैदिक समय में शुरू में केवल मंत्रों का उच्चारण होता था, कोई लिखा हुआ नहीं रहता था। इसलिए मुख्य रूप से इतिहास की शुरुआत होती है वो 600 BC के आसपास से महाजनपद काल से शुरू हो जाता है। लिखित इतिहास का, पठनीय इतिहास का, बिंदुवार इतिहास का विवरण वहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल, देखिए यहाँ लिखा भी गया है ऐतिहासिक काल, यहीं से इतिहास का काल आरंभ हो जाता है 600 BC के आसपास से। इसको हम लोग कहते हैं महाजनपद का काल। महाजनपद 16 महाजनपद हुए थे, जिसमें बिहार में 3 महाजनपद, अंग, वज्जी समूह और एक मगध, जिसमें कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो है मगध महाजनपद। ठीक है, मगध का साम्राज्य काफी दूर तक फैला। फिर इसी मगध साम्राज्य में जो वंश आता है हम लोग पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे आगे। हर्यक वंश से शुरू करेंगे, है ना, फिर शिशुनाग वंश, फिर मौर्य वंश, ये सब इसमें बढ़ता चला जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारत का इतिहास पे आते हैं। तो हम लोग अभी क्या देखे, प्रागैतिहासिक कोई लिखित विवरण नहीं है, अनुमान के आधार पर है। प्रागैतिहासिक को हम लोग 3 भाग में बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। इसके बाद हम लोग आ गए हड़प्पा वाला काल में, जिसमें आधे इतिहास काल हुआ। और फिर इसके बाद हम लोग 600 BC से स्टार्ट कर रहे हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, समझ रहे हैं अच्छा से। यदि वीडियो जाएगा आपके पास तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे। भारत का इतिहास देखिए यहीं से शुरू होगा। प्राचीन भारत का इतिहास, अब इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दिख रहा होगा आपको अच्छा से। देखिए यहां लिखा गया है, इसको हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। स्रोतों को 4 वर्गों में बांटते हैं। क्या क्या स्रोत है? 4 वर्ग। यहां देखिए लिखा गया है, धर्म ग्रंथ एक स्रोत है, विदेशियों के द्वारा विवरण एक स्रोत है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ के द्वारा स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल के द्वारा। धर्म, विदेशियों का विवरण, ऐतिहासिक और पुरातात्विक। क्लियर हो गया? धार्मिक ग्रंथ, विदेशियों के द्वारा जो विवरण है वो है, और ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुस्तक है, और एक पुरातात्विक स्रोत है। तो इन चारों के द्वारा हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सब टिक आउट कराते चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ऑनलाइन में इतना तो संभव नहीं है कि टिक आउट कराते चलें ऑफलाइन की तरह। तो इसमें थोड़ा सा हम धीरे भी चलेंगे, ऑनलाइन में थोड़ा धीरे चलेंगे और क्लियर करते चलें। अब देखिए धार्मिक ग्रंथ का स्रोत है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें अभी धर्म ग्रंथ, यही हो गया धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, ये सब इसमें आएगा। पुराण है ना, ये सब उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, दर्शन, ये सभी इसमें आएगा। ठीक है। दूसरा, बौद्ध साहित्य, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी जो हुआ ये सभी धार्मिक ग्रंथ के स्रोत हैं इतिहास को जानने का। इसके बाद फिर जैन में भी आते हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांक सूत्र, ये सभी धार्मिक ग्रंथ है जो इतिहास को हम लोग जानते हैं, प्राचीन इतिहास को। अब ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है, इतिहास जानने के लिए जो ऐतिहासिक है, जैसे राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया, उससे हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं, अपने देश के बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवदाई के द्वारा लिखा गया है, उससे भी हम लोग जानते हैं।
आप जानते हैं मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में मौर्य काल के बारे में हम लोग जानते हैं विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र से, जो कि एंशिएंट इंडिया में मौर्य काल के बारे में हम लोग अर्थशास्त्र से जानते हैं, जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखा है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त का मंत्री था, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये सभी जो हम लोग पढ़े ऐतिहासिक स्रोत है जिससे एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद है राजाओं द्वारा रचित साहित्य। कुछ राजाओं के द्वारा भी उस समय साहित्य की रचना हुई, उससे भी हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे सातवाहन हाल के द्वारा लिखा गया, ये सातवाहन वंश के गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन लिखे हैं, तो हाल, किस वंश का, सातवाहन का। ठीक है, तो इस तरह से भी याद करना है। यदि नोट्स आपके पास है तो आप उसको टेक आउट कीजिए, कॉपी में लिखिए और फिर याद कीजिए। यदि नोट्स नहीं है तो नोट्स आप बात करेंगे तो नोट्स आपके पास तक चला जाएगा, बाय कुरियर जा रहा है। महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश के थे, मत विलास प्रहसन की रचना किया है। ये सभी राजाओं के द्वारा कुछ चीजें लिखी गई है जिससे हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा क्या क्या लिखा गया है। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के बारे में, ये हर्षवर्धन से पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको ये नहीं दिख रहा है तो इसको और भी हम बड़ा कर दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा से दिखेगा आपको। देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा देखिए क्या क्या लिखा गया है। अब दिख रहा होगा। सोमेश्वर चालुक्य वंश, इन्होंने क्या लिखा है, मानसोलास साहित्यक। अब आगे हम लोग आ गए साहित्यक, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऐतिहासिक, अब हम लोग साहित्यक स्रोत में आ रहे हैं। इसमें प्रमुख है राजतरंगिणी, जो संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ से मिलती है। ऐतिहासिकता का मतलब लिखा हुआ विवरण मिलता है, इतिहास के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमें मिलता है राजतरंगिणी से। फिर है आगे महावंश दीपवंश, ये बौद्ध के बारे में बात करता है। महावंश दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आता है कि ललित विस्तार की रचना कहाँ हुई थी बौद्ध ग्रंथ का, तो नेपाल के क्षेत्र में हुआ था। पाणिनि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना करने वाले हैं, पाणिनि। तो इससे भी हमें ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से कुछ हम लोग, अब देखिए हर्ष का दरबारी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास का। अब देखिए बाणभट्ट हर्ष का दरबारी हैं और हर्ष खुद रत्नावली नागानंद के लेखक हैं। देखिए ऊपर जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे हर्ष के द्वारा खुद यहाँ पे रत्नावली नागानंद लिखा गया है। प्रियदर्शिका, ये भी हर्षवर्धन के द्वारा, और हर्षवर्धन का दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। हर्षचरित खुद अपने से रचना नहीं किए हैं हर्ष। तो इस अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। ये अर्थशास्त्र लिखा गया है जिससे हमें इतिहास के बारे में, मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो कि हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। इसके बाद विदेशियों का विवरण देखिए आ गया। बहुत सारे विदेशी इतिहास को समझने के लिए बहुत सारा कुछ छोड़ के गया है, लिख के गया है। जिसमें देखिए हेरोडोटस के द्वारा, इतिहास का पिता हम लोग कहते हैं हेरोडोटस को, इतिहास का पिता देखिए लिखा गया है। इसने हिस्टोरिका की रचना की है और इससे हमें इतिहास को जानने की स्रोतें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से और भी है बहुत सारे ये सब लेखक।
अरबी लेखक में आप नाम सुने होंगे, अल-बरूनी। महमूद गजनवी के शासन काल में आया था अल-बरूनी। फिर बाद में आप देखते हैं इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें लिख के गया है जो इतिहास को समझने में, जानने में हमें आसान होता है। और फिर लास्ट में एक हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। देखिए ये पुरातात्विक स्रोत, जिससे भी हमें इतिहास को समझने में सहायता होता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है? बहुत सारा चीज है। अभिलेख है, सिक्के हैं, कहीं से कुछ प्राप्त ईंट है, कहीं से कुछ मूर्तियां प्राप्त है। तो इस तरह से हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर एक अभी और लिंक जाएगा जिसमें प्रकाश सर का क्लास होगा, और कल से इसको और भी हम लोग सुधार करके स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अभी एक और लिंक जाएगा, 10 मिनट वेट कीजिएगा, 5 मिनट, अभी एक अगला लिंक फिर जाएगा, उस पर क्लास हो। ओके, दैट्स इट।